हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब तक आपने बेपनाह प्यार का भाग 2 सुना, अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। 11 नियति की मेहंदी। अब तक सब घर पे आ गए थे। रिंग और सगाई के कपड़ों की शॉपिंग भी कर ली थी। पर जब से नियति घर वापस लौटी थी, उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब सी हो गई थी। वो घर पहुंचते ही सारा सामान नीचे रखकर अपने कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद करके रोने लगी और जो कुछ अव्यांश ने कहा था उसी को सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ लूथरा मैंशन में अव्यांश अपने कमरे की किंग साइज चेयर पर सर टिकाकर बैठा था और अव्यांश के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। तभी उसके पास में बैठा आयुष अपने भाई को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर शॉक हो जाता है और अव्यांश से पूछता है, भाई आप और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात है क्या? क्या हुआ है? अव्यांश, हाँ, तेरी भाभी जो आने वाली है। आयुष, क्या क्या कहा भाई आपने? सच बोल रहे हो आप? आई एम सो हैप्पी, फाइनली। पर वेट, क्या वो मिल गई भाई? क्या ये वही? इतना बोल के वो चुप हो गया। तभी अव्यांश ये सब सुनकर अपनी आंखों से हाँ का इशारा कर देता है। इतना सुनते ही आयुष उछल के सीधा अव्यांश के गले लग जाता है और उससे कहता है, भाई आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। फाइनली मुझे मेरी भाभी मिल ही गई। भाई आप कब शादी कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अव्यांश, बहुत जल्द। इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। वहीं नीचे हॉल में घर के सभी लोग बैठे हुए थे सिवाय अव्यांश और आयुष के। तभी दादी जी बाकी सबको देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अब हमें अव्यांश की शादी करा देनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दादी जी की इस बात पर घर के सब लोग अपनी सहमति देते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी दादाजी बोले, पर उसके लिए हमें एक ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो उसे उसकी दुनिया में वापस लाए, उसे अपने प्यार से सींचकर पूरी तरह से बदल दे और हमें हमारा पहले वाला अव्यांश वापस भी दिला दे और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। अंजलि जी मुस्कुराकर बोली, जी पापा आपने सही कहा, पर ऐसी लड़कियां आजकल कहाँ मिलती है जो खुद से ज्यादा किसी और की परवाह करे। दादी जी, नहीं बेटा, आज भी ऐसी लड़कियां हैं। मेरे नजर में है एक ऐसी लड़की जिसमें ये सारे गुण हैं जो हमें अव्यांश की पत्नी के लिए चाहिए। अंजलि जी, कौन? माँ, दादाजी, हाँ, हमें भी बताए कौन है वो। दादी जी मुस्कुराते हुए बोली, आप भी ना इतनी जल्दी भूल गए। अरे बाबा, मैं कल वाली लड़की नियति की बात कर रही हूँ, जिसने हमारी जान बचाई थी। वो मेरे तो दिल और दिमाग से वो लड़की निकल ही नहीं रही है। उसे मिलते ही सोच लिया था कि इसे अपने घर की बहू बनाऊंगी। दादाजी, हाँ, काफी सुलझी हुई और संस्कारी है और तो और पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत लड़की है वो। ऐसी लड़की तो ढूंढने पर भी ना मिले। दादी जी, हाँ, और वैसे भी हमने उसका घर भी देखा है, हम बहुत जल्द उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अंजलि जी, जी मम्मी जी, आप सब की बातों से तो मुझे भी उससे मिलने का मन कर रहा है। मोनिका जी, चाची, हाँ माँ, आप दोनों ने उस लड़की की इतनी तारीफ की है कि अब तो हमें भी उसे एक बार देखने का मन कर रहा है। प्रिया, हाँ, जरा हम भी तो देखें उस एंजल को जिसने हमारे दादू और दादी की जान बचाई, जिसके इतने सारे तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। दादी जी मुस्कुराते हुए क्रिया के सर पे चपेट मारकर बोली, जी बेटा जी, वो है ही तारीफों के काबिल, तो भला क्यों तारीफें ना करें उनकी। अंजलि जी, तो फिर ठीक है माँ, हम 2 दिन बाद जाएंगे उनके घर। दादी जी, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे ही ये दिन भी गुजर गया। अगली सुबह नियति का घर। सुबह 7 बजे नियति के रूम में। मीनाक्षी जी, नियति, नियति बेटा उठो, मेहंदी वाली 8 बजे आने वाली है। कल तुम्हारी सगाई है तो अच्छा ही है कि आज ही मेहंदी लगवा लो, रंग ज्यादा अच्छा आएगा। उठो और तैयार हो जाओ जल्दी से। अब उठ भी जाओ बेटा और तैयार होकर नीचे आ जाना। नियति, जी मम्मा, ठीक है। थोड़ी देर बाद हॉल में नियति सोफे पर बैठी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। आज नियति ने डार्क ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था, जिसमें वो बेहद ही सुंदर लग रही थी, पर उसके चेहरे पर खालीपन सा था, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तभी सोनू मेहंदी वाली से बोली, दीदी, मेरी नियुदी के हाथों में ऐसी मेहंदी लगाना कि जीजू दिखते ही रह जाए। और हाँ, जीजू का नाम ऐसी जगह पे लिखना कि वो ढूंढ ही ना पाए, क्यों है नादी। नियति इस पे बस अपना सर हिला देती है। मेहंदी वाली, जी जरूर, उनके मंगेतर का नाम बता दीजिए मुझे। सोनू, रूहान, रूहान नाम है मेरे जीजू का। सोनू के कहने पर मेहंदी वाली रूहान का नाम नियति के हाथों में लिख देती है।
पर नियति का तो ध्यान ही नहीं था, वो अपनी ही सोच में खोई हुई थी। तभी मेहंदी वाली की आवाज आई, मैम आपकी मेहंदी हो गई है। इतना सुनते ही नियति खड़ी होकर बिना कुछ बोले ही अपने रूम की तरफ चली गई। जैसे ही नियति अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है तो कोई उसको उसकी कमर से पकड़ के अंदर की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से नियति एकदम से घबरा जाती है। पर जैसे ही वो अपने सामने खड़े इंसान को देखती है तो डर जाती है, क्योंकि जिसने नियति को ऐसे खींचा था वो और कोई नहीं अव्यांश ही था। जैसे ही नियति उससे दूर होने की कोशिश करती है, अव्यांश उसे दीवार से सटाकर उसके पीछे का दरवाजा बंद कर देता है। अव्यांश के इस एक्शन से नियति बहुत ज्यादा डर जाती है और हकलाते हुए अव्यांश से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज दूर हटिए। इतना सुनते ही अव्यांश नियति को उसकी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। नियति, ये आप क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे नीचे उतारिए, छोड़िए मुझे। अव्यांश, शशिश, अगर तुम नहीं चाहती कि कोई भी ऊपर आए और हमें ऐसे देखे तो फिर चुप रहो। इतना बोल के अव्यांश उसको बाथरूम में ले जाकर शॉवर के नीचे उतार देता है और उसके हाथ पकड़कर शॉवर ऑन कर देता है और नियति के हाथों में लिखे रूहान के नाम पर रब करता है और उसके नाम को हटा देता है। वहीं नियति चुपचाप डरी सहमी सी अव्यांश की सारी हरकतों को ही देख रही थी। 12 प्लीज बेबी डोंट क्राई। नियति चुपचाप सब कुछ देख रही थी और अव्यांश बिना कुछ बोले सिर्फ रूहान का नाम मिटाने में ही व्यस्त था। रूहान का नाम मिटाने के बाद वो नियति को फिर से गोद में उठाकर कमरे में आता है और बेड पे बिठा देता है। इस बार नियति कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ अव्यांश की हरकतों को ही नोटिस कर रही थी। एक तरह से कहे तो वो उससे डर रही थी। अव्यांश नियति को बेड पे बैठाकर पास में पड़े टॉवल को उठाता है और नियति का एक हाथ जो भीग गया था उसे पोंछकर साइड टेबल पे पड़ी एक थाल में से मेहंदी का कोन उठाता है और जहां रूहान का नाम पहले लिखा हुआ था उसी जगह पे अव्यांश खुद का नाम बड़े गाढ़े से लिख देता है। अब नियति के हाथ में रूहान का नामो निशान भी नहीं था। ये देखकर नियति अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, आप पागल हो गए हो क्या, ये आप क्या कर रहे हो, ये सब गलत है, प्लीज स्टॉप। इतना बोल के नियति खड़ी हो गई और कमरे में इधर उधर चलते हुए बोली, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये गलत है, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती, प्लीज ये सब रोक दीजिए, मैं ये नहीं कर सकती, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। ये बोलते हुए नियति रोने लगती है। पर दूसरी तरफ नियति की ऐसी बातें सुनकर अव्यांश का पारा चढ़ गया था। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और नियति के पास जाकर उसे कंधों से पकड़कर अपनी ओर करता है। अव्यांश ने नियति को इतने गुस्से में बहुत ही टाइट से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से नियति की आह निकल जाती है। जैसे ही अव्यांश नियति की आंखों में आंसू देखता है, उसके हाथों की पकड़ अपने आप ही नियति पर से ढीली हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद करके मन में अपने आप से कहता है, कंट्रोल अव्यांश कंट्रोल, अपने गुस्से को काबू में रखो, वो तुझसे डर रही है, तू उसे हट नहीं कर सकता। अव्यांश अपनी आंखें खोलता है और नियति के आंसू को साफ करते हुए उसे कहता है, प्लीज बेबी डोंट क्राई, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, तुम जो भी कर रही हो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए कर रही हो और मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। ओके ठीक है, ये सब छोड़ो, अब रोना बंद करो और चुपचाप आराम करो, बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। इतना कहेगा वो वापस खिड़की की तरफ जाने लगता है, पर आगे जाके पीछे मुड़ते हुए नियति की तरफ देखता है और अपने धमकी भरे लहजे में कहता है, और हाँ एक और बात, उस रूहान या किसी भी लड़के से दूर रहना, वरना तुम सोच भी नहीं पाओगी कि मैं उनका क्या हाल करूंगा। सो बी केयरफुल, चाहे फिर तुम इसे मेरी धमकी समझो या वार्निंग। इतना बोल के अव्यांश वहां से चला जाता है, पर नियति तो जैसे अव्यांश की बातें सुनकर स्तब्ध ही हो गई थी। उसे अव्यांश से अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था। नियति नीचे फ्लो पे बैठ जाती है और अपना मुंह दोनों घुटनों के बीच छुपाकर रोने लगती है। इतनी देर में सोनू नियति के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, जिसको सुनकर नियति एकदम से खड़ी होकर अपने चेहरे को साफ करने लगती है। सोनू दी, आप क्या कर रहे हो, मम्मा आपको नीचे बुला रही है, वो आपकी सगाई का लहंगा ठीक होकर आ गया है तो आप देख लीजिए एक बार। नियति दरवाजा बिना खोले अंदर से ही आवाज देती है, ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तू जा। सोनू ठीक है दी, पर जल्दी से आना। नियति हाँ ठीक है। सोनू के जाते ही नियति वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा ठीक करती है और बाहर आकर पास के ड्रॉवर में से फर्स्ट एड बॉक्स लेती है और जिस हाथ में अव्यांश ने उसका नाम लिखा था उस पे पट्टी बांध देती है, जिससे किसी को भी अव्यांश का नाम ना दिखे, और नीचे चली जाती है।
जैसे ही नियति लिविंग रूम में पहुंचती है, मीनाक्षी जी नियति के हाथ में पट्टी बंधी हुई देखकर खड़ी हो जाती है और नियति के पास जाकर चिंतात्मक लहजे में पूछती है, नीयू बेटा ये क्या हुआ, ये पट्टी। नियति, कुछ नहीं मम्मा, वो हल्की सी चोट लग गई, आप चिंता मत करिए, कल तक ठीक भी हो जाएगी। नियति की बात सुनकर मीनाक्षी जी और लिविंग हॉल में बैठे बाकी सब भी राहत की सांस लेते हैं। मीनाक्षी जी, ठीक है बेटा, अब तू ये लहंगा ले जा और ट्राई करके देख ले ठीक है या नहीं। नियति बस हाँ में सर हिलाती है और लहंगा लेकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूथरा मैंशन में घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे सिवाय अव्यांश के। तभी एक 38 साल का एक आदमी भागते हुए आता है और लखन जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। घर के सभी लोग इस वक्त उसी को ही देख रहे थे। वो आदमी लखन जी का खास आदमी है जिसका नाम रामू है, जो लखन जी के लिए काम करता है, जिसे दादाजी ने नियति के बारे में पता लगवाने के लिए भेजा था। लखन जी, क्या हुआ रामू, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? रामू, जी सर, वो आपने जिस लड़की के बारे में मुझे पता लगाने के लिए कहा था, मैं वहां गया था, पर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका घर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। ये देखकर मैंने उनके पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ आज क्या है, तो उनके पड़ोसियों ने बताया कि कल उनकी बड़ी बेटी नियति की सगाई है, और वो भी किसी रूहान मल्होत्रा से। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। रामू की बात सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे पर उदासी आ गई थी, पर साइड की चेयर पे बैठा आयुष ये सब सुनकर कंफ्यूज था, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लखन जी, क्या तुम्हें पक्का पता है ना कि कल नियति की ही सगाई है? रामू, जी सर, मैंने बहुत ध्यान से सुना था उनका नाम। ठीक है, तुम जाओ। दादाजी, दादाजी मायूस होकर बोले, शायद हमने देर कर दी, या फिर शायद वो हमारी किस्मत में ही नहीं थी। कोई बात नहीं, हम तो बस यही चाहेंगे कि वो जहां भी रहे बेहद खुश रहे। उद्धरण चिन्ह। दादी जी, जी ठीक कहा आपने, वो जहां भी जाएंगी खुशियां अपने आप वहां पहुंच जाएगी। वो लोग बहुत ही खुश नसीब है जिन्हें नियति मिली है, शायद हमारी किस्मत में वो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शाम 7 बजे रूहान नियति के घर पे रिंग लेने आया था, पर जैसे ही वो सामने बैठी नियति के हाथों में पट्टी बंधी हुई देखता है, जिसे देखकर वो नियति का हाथ पकड़कर पूछता है, ये क्या हुआ तुम्हें, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? रूहान के हाथ पकड़ते ही नियति को अव्यांश की सुबह वाली धमकी याद आ जाती है। वो याद आते ही नियति जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती है और बोली, डोंट वरी, मैं ठीक हूं। नियति को रूहान के साथ ऐसा करना अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर उसे अव्यांश की बातों से डर भी लग रहा था। नियति का ऐसा बिहेवियर देखकर रूहान खुद भी हैरान था। वो ये सब इग्नोर करते हुए मीनाक्षी जी से रिंग लेकर नियति को बाय बोल के वहां से चला जाता है। नियति मन में, सॉरी रूहान, मैं तुम्हारे साथ ये सब करना नहीं चाहती, पर ये मेरी मजबूरी है, काश तुम समझ पाओ। ऐसे ही कश्मकश में आज का दिन भी गुजर गया। कहीं किसी को पाने की खुशी थी तो कहीं किसी के ना मिलने का गम, कहीं किसके दिल के 1000 टुकड़े हुए थे तो कहीं किसके दिल में नए सपने उमड़ रहे थे, कहीं कोई आने वाली नई जिंदगी के लिए खुश था तो पर कहीं पे किसी को आने वाली सुबह से दिल दर्द से तड़प रहा था। उद्धरण चिन्ह। 13 शादी संपन्न हुई। अगली सुबह सगाई का दिन। नियति के घर में आज सुबह से ही चहेल पहेल शुरू हो गई थी। अब तक नियति के सारे दोस्त उसके घर आ गए थे। लकी, विक्की, रुद्र, प्रीति और श्रेया ये सब वहां जा चुके थे। घर के सभी लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी सिवाय 3 लोगों के। वो 3 लोग कृष, लक्की और नियति थी। नियति का तो समझ में आता है, पर कृष और लक्की का पता नहीं। लक्की ने भी नियति की आंखों में उदासी देख ली थी। वो नियति से इस बारे में बात भी करना चाहता था, लेकिन वो सबके सामने कोई तमाशा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो रुक गया। तभी कृष अचानक से खड़ा हो जाता है और नियति का हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे की तरफ ले जाने लगता है। तभी नियति उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई क्या कर रहे हो ये तुम? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कृष दी, चलो आप, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। नियति, पर क्या? पर कृष बिना कुछ बोले नियति को वहां से लेकर अपने कमरे में आ जाता है और नियति को बेड पर बैठाकर खुद घुटने के बल नीचे बैठ गया और नियति हाथ पकड़ते हुए बोला, दी आप ये सब क्यों कर रही है? मुझे पता है आप इस सब से खुश नहीं है, आपके चेहरे से उदासी साफ साफ दिख रही है। आप मना क्यों नहीं कर देती इस सब के लिए? अभी भी वक्त है, ज्यादा देर नहीं हुई है। नियति कृष ये सब बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और झट से कृष को गले लगा लेती है। उसकी आंखों में अब तक आंसू भी आ गए थे
और उससे अलग होकर उसके गालों पे अपने हाथ रखकर कहती है, श श श शांत, अब तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं ठीक हूं और खुश भी, तुम अब अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ, ना कि बाकी चीजों पे। मेरा भाई इतना भी कमजोर नहीं है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे रोने लगे। अब ये सब छोड़ो और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। इतना बोल के बिना क्रिश की बात सुने वहां से उठकर बाहर निकल जाती है। पर कोई था जिसने छुपके से क्रिश और नियति की सारी बातें सुन ली थी। वो और कोई नहीं लक्की था, जो उन दोनों की बातें और नियति दरवाजे से निकलती नियति की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। थोड़ी देर बाद नियति के कमरे में सोनू, प्रीति और श्रेया तीनों मिलकर नियति को तैयार कर रहे थे। नियति ने अभी बेबी पिंक कलर का काफी भारी लहंगा पहना था, जिसका दुपट्टा स्काई ब्लू कलर का था, जिसकी बॉर्डर मोतियों से भरी हुई थी, जिसमें नियति का दूध सा गोरा रंग और भी निखर रहा था, और उसमें नियति किसी आसमान से उतरी हुई परी की तरह लग रही थी। नियति ने सर पे छोटा सा मांग टीका लगाया था और अपने बाल खुले ही छोड़ दिए थे। प्रीति और श्रेया नियति को सारे गहने पहना रही थी और सोनू नीचे बैठकर नियति को चूड़ियां पहना रही थी, और थोड़ा नीचे झुककर सोनू नियति के पैरों में पायल भी पहना देती है। थोड़ी ही देर में नियति पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। पिंक और ब्लू कलर का लहंगा, माथे पे मांग टीका, कानों में बड़े से झुमके, गले में पतला सा हार, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और चेहरे पे हल्का सा मेकअप, इन सब में नियति कहर ढा रही थी। अगर कोई भी इसे ऐसे एक बार देख ले तो उसकी नजरें नियति पे ही ठहर जाए। सोनू नियति को देखकर उसकी बलाया लेते हुए कहती है, वाह दी, आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, मेरी दी को किसी की नजर ना लगे। श्रेया और प्रीति, हाँ नियति, सच में आज तू वाकई बहुत सुंदर लग रही है। जीजू तो तुझे देखकर ही घायल हो जाएंगे। पर नियति के चेहरे पे अभी कोई भी भाव नहीं था। उसने अपने आप को सर उठाकर देखा भी नहीं था। वो गुमसुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी लक्की, विक्की, रुद्र और क्रिश भी वहां आ जाते हैं। लक्की अंदर आते ही नियति को देखता है और नियति को देख के ही अपनी जगह पे जम जाता है। विक्की और रुद्र, नियति आज तो तुम कहर ढा रही हो, सच में। क्रिश भी नियति को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है तो नियति भी उन सबकी बातों पे झूठ मूठ का हंस देती है। तभी पीछे से मीनाक्षी जी और महेश जी भी अंदर आते हैं। मीनाक्षी जी अंदर आते ही नियति के गले लग जाती है और उसके माथे पर किस करती है और नियति के कानों के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, आज हमारी गुड़िया इतनी प्यारी लग रही है कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। फिर वो बाकी 3 लड़कियों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, और हाँ तुम तीनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ, रूहान और उनके घर वाले अब पहुंचते ही होंगे। महेश जी भी नियति के सर पे हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। अब तक सब वहां से चले गए थे सिवाय लक्की के। उसे नियति से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। नियति लक्की को ऐसे खड़े हुए देखकर कंफ्यूजन से उसे देखती है। तभी लक्की पास में पड़ी एक चेयर को उठाकर उसके पास लगाकर बैठ जाता है। नियति, क्या हुआ लक्की? कुछ काम था तुम्हें मुझसे? लक्की, क्यों? अब मैं काम के बिना तुमसे बात भी नहीं कर सकता। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से बिना काम के बात कर सकूं? नियति लक्की का हाथ पकड़ के बोली, अरे नहीं, मेरे कहना का वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। लक्की, कोई बात नहीं, बस मुझे तुमसे कुछ पूछना था। नियति, हाँ जरूर, पूछो तुम्हें जो पूछना है। लक्की नियति का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए नियति से पूछता है, नियति, क्या कुछ ऐसा है जो तुम हम सब से छुपा रही हो या फिर किसी को बताना नहीं चाहती? और प्लीज इस बार झूठ मत बोलना, मुझे सच सुनना है। नियति लक्की की बात सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है और घबरा जाती है, जो लक्की ने नोटिस कर लिया था। नियति, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला क्यों कुछ छुपाने लगी? लक्की और नियति बात कर ही रहे थे कि तभी नियति के फोन में किसी अनजान नंबर से मैसेजेस आ रहे थे, जिसे देखते ही नियति के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। ये लक्की ने भी देख लिया था, पर उसे नियति से पूछना सही नहीं लगता है। लक्की, तो सच में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नियति अपना सर ना में हिला देती है। लक्की, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बताना तो, पर एक फ्रेंडशिप वाली जप्पी तो दे ही सकती हो। इतना बोल के वो हंसकर नियति की तरफ जाता है और नियति भी उसे हाँ में सर हिलाकर गले लगा लेती है। लक्की से गले लगते ही उसकी आंखों में से एक बूंद लक्की के कुर्ते पर गिर जाती है, जिसे लक्की ने महसूस कर लिया था।
ये महसूस करते ही लक्की मन में कहता है, ऐसा तो क्या है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहती और खुद ही घुट रही हो, जो तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता यार, कुछ तो बता देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता, कैसे भी करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता। पर तुम इतनी जिद्दी हो कि मर जाओगी पर दूसरों को तकलीफ कभी नहीं दोगी। तुम ऐसी क्यों हो यार। और वहां से चला जाता है। आधे घंटे बाद अब तक रूहान और उसके घरवाले भी आ चुके थे। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नियति के दोस्त और सोनू सब मिलकर रूहान को छेड़ रहे थे। तभी मीनाक्षी जी सोनू से कहती है, सोनू बेटा जाओ और अपनी दीदी को नीचे ले आओ। इतना सुनते ही सोनू हाँ में सर हिलाकर नियति के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद सोनू भागकर आती है और कृष के कानों में कुछ कहती है, जिसे सुनकर कृष ऊपर की तरफ भाग जाता है और उसे ऐसे जाते देख बाकी सब भी ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही सब नियति के कमरे में पहुंचते हैं सब लोग शॉक हो जाते हैं और सबके चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं, क्योंकि रूम में खिड़की के पास कुछ टूटी हुई चूड़ियां और जगह जगह खून की बूंदें गिरी हुई थी, जिसको देखते ही सबके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। मीनाक्षी जी तो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है, जिन्हें सोनू और महेश जी संभालते हैं और उन्हें एक चेयर पे बिठा देते हैं। वही कृष जोर जोर से नियति का नाम लेते हुए चिल्लाता है और पगलों की तरह उससे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उसको ऐसा करते देख लक्की उसके गले लगकर कहता है, काम डाउन कृष, नियति को कुछ नहीं होगा, हम कैसे भी करके उसे ढूंढ लेंगे, हम उसे सही सलामत वापस लेकर आएंगे। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, अपने आप को संभालो। लक्की की बात पर रूहान भी उसे आश्वासन देता है और सब नियति को ढूंढने निकल जाते हैं और कृष और रूहान भी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनसान जगह एक मंदिर को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो दिखने में शादी का मंडप लग रहा था, जिसके बीचों बीच एक जोड़ा अग्नि के आसपास फेरे ले रहे थे। पर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती फेरे ले रहा हो। वो और कोई नहीं अव्यांश और नियति थे। नियति और अव्यांश फेरे ले रहे थे, पर नियति के लिए ये सब आसान नहीं था। वो अपने ही गम में धीरे धीरे चल रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। ये सब देखते हुए अव्यांश नियति को अपनी गोद में उठाकर फेरे लेने लगता है। फिर नियति को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग में सिंदूर भरता है। ऐसे ही शादी की सभी रस्में पूरी हो जाती है। तभी पंडित जी की आवाज आती है, शादी संपन्न हुई यजमान। पर नियति अभी भी बेसुध सी थी। अव्यांश नियति को हाथ से पकड़कर उठाता है और वो दोनों पंडित जी का आशीर्वाद लेकर वहां से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अव्यांश की गाड़ी में च 14 मिसेज नियति अव्यांश लूथरा। अव्यांश की गाड़ी में अव्यांश बिना कुछ बोले नियति को ही देख रहा था। तभी नियति अव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, सिर आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया, लेकिन अब आपकी बारी है। अव्यांश नियति की बात को सुनकर बिना भाव के बोला, अव्यांश लूथरा अपने वादे से कभी भी पीछे नहीं हटता, चाहे उसके लिए फिर जान ही क्यों ना देनी पड़े। और अब तो तुम्हारी फैमिली मेरी भी फैमिली बन चुकी है, तो मेरे रहते उनपे एक आंच भी नहीं आ सकती। ये अव्यांश लूथरा का वादा है तुमसे, और पूरे मुंबई शहर में किसी की औकात नहीं कि वो अव्यांश लूथरा की फैमिली को आंख उठाकर देखे भी। फिर अव्यांश नियति के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, हाँ एक और बात की, अब तुम मेरी बीवी हो तो ये सिर कहना और मुझसे डरना बंद कर दो। मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें जो इतना डर रही हो। अव्यांश बात पर नियति अपना सर हाँ में हिला देती है और गाड़ी के बाहर देखने लग जाती है। ऐसे ही वक्त बीत गया और थोड़ी ही देर में अव्यांश की गाड़ी लूथरा मैंशन के पहले वाले गेट पे रुक जाती है। अव्यांश गाड़ी से उतरता है पर नियति को अंदर बैठे रहने का इशारा करता है। वो गाड़ी के बाहर आते ही गाड़ी के बोनेट से टिककर किसी को कॉल करता है। और वहीं दूसरी तरफ नियति के घर पे सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, पर सबके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी महेश जी के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसको देखते ही महेश जी कॉल उठाकर स्पीकर पर रख देते हैं। तभी सामने से एक गहरी पर रुआबदर आवाज आती है, हेलो मिस्टर महर, मैं अव्यांश लूथरा और आपका एकलौता दामाद बोल रहा हूँ। ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी महेश जी गुस्से में बोले, ये सब बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अव्यांश, ओहो ससुर जी इतना सारा गुस्सा, काम डाउन, शी इज फाइन। पर हाँ मैं बकवास बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज ही आपकी बेटी से शादी कर ली है और वो अब मेरी बीवी है।
और वो बिल्कुल ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे रहते उसे कुछ नहीं होगा। महेश जी, तुम मेरी नियति से बात करवाओ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अव्यांश, अगर आपको उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं कल सुबह उसे लेकर आपके घर आ जाऊंगा। अगर इसके आगे आपने ज्यादा बहस की तो मैं कभी भी नियति को वहां आने नहीं दूंगा, फिर भूल जाना कि आपकी कोई बेटी भी थी। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट होते ही रूहान और उसके घरवाले अव्यांश का नाम सुनकर और सारी बातें सुनकर उन सबको आश्वासन देकर वहां से चले जाते हैं। और बाकी सब तो जैसे जम से गए थे। नियति के सभी दोस्त क्रिश और बाकी घरवालों को संभालने के लिए वहां रुक जाते हैं। अब सभी लोगों को सिर्फ सुबह का इंतजार था। वही लूथरा मैंशन में सभी लोग बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। तभी रामू काका भागते हुए हॉल में आते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर दादाजी बोले, रामू क्या हुआ? रामू, सिर्फ वो अव्यांश बाबा आ गए हैं। चचा जी, तो इसमें ऐसे भागने वाली क्या बात है रामू? रामू, सिर्फ उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की भी है जो बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह दिख रही है। इतना सुनते ही घर के सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और एक साथ बोले, क्या? और सभी लोग गेट की तरफ देखने लगते हैं। तभी मेन गेट पर अव्यांश की गाड़ी रुकती है और वो दूसरी तरफ का दरवाजा खोल के नियति का हाथ पकड़ के बाहर लाता है। ये देखकर सभी लोग अव्यांश की गाड़ी के पास आ जाते हैं। सभी के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। सभी लोग कभी अव्यांश को देखते हैं और कभी नियति को। नियति की मांग में सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र देखकर सबको समझने में देर नहीं लगती कि अव्यांश ने शादी कर ली है। तभी दादाजी और दादी जी की नजर अव्यांश के पीछे छुपी लड़की पे पड़ती है, जिसे देखते ही उन दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। तभी दादाजी और दादी जी एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोले, नियति बेटा आप। नियति दादाजी और दादी जी की आवाज सुनकर सामने देखती है और उन्हें पहचान लेती है और उन दोनों के पैर छूकर वापस अव्यांश के पीछे खड़ी हो जाती है। तभी अव्यांश अपने दादा दादी की तरफ सवालिया नजरों से देखता है, जिसपे दादाजी सबसे कहते हैं, ये वही है जिन्होंने उस दिन हमारी जान बचाई थी। इतना सुनते ही घर के सभी लोग नियति को हैरानी से देखने लग जाते हैं। तभी मोनिका जी बोली, ये वही है माँ। जिसके दादी जी अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसको देखकर सबके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तभी अव्यांश अपनी गहरी आवाज में नियति को आगे लाते हुए बोला, ये मेरी बीवी मिसेज नियति अव्यांश लूथरा है और आपकी और इस घर की बहू। जिसपे नियति सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सबको नियति बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि नियति दिखने में किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी और सब उसको बड़े प्यार से आशीर्वाद देते हैं। तभी दादाजी नाराजगी जताते हुए अव्यांश से बोले, शादी तो अपनी मर्जी से अकेले अकेले कली तुमने, अब कुछ रस्में हैं जिन्हें पूरी करने का मौका हमें भी तो दो। ये सुनकर अव्यांश अपना सर हाँ में हिला देता है। ये देखते ही अंजलि जी और मोनिका जी घर में चली जाती है। अब तक अव्यांश और नियति घर के मेन दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दादी जी ने उन्हें वहां खड़ा रहने को कहा था। इस समय पर घर पर सिर्फ बड़े लोग ही थे। आयुष और क्रिया सब अपने कॉलेज और काम की वजह से घर से बाहर थे और इन सब चीजों से अनजान थे। तभी अंजलि जी और मोनिका जी गृह प्रवेश का सारा सामान लेकर आ जाती है। एक कलश में चावल और थाल में कुमकुम का पानी लाकर नियति के आगे रख देते हैं। नियति हल्के से अपने पैर से कलश गिराकर कुमकुम वाले पैर की छाप घर में छोड़ती है और अव्यांश और नियति भी अंदर आ जाते हैं। अंजलि जी उन दोनों की आरती उतारती है और उन दोनों की नजर उतारते हुए बोली, मेरे बेटे और मेरी प्यारी बहू को किसी की नजर ना लगे। तभी नियति अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे अव्यांश तुरंत थाम लेता है। नियति को ऐसे देखकर घर के सभी लोग भी घबरा जाते हैं। सब नियति को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी अव्यांश बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, शायद सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है, इसलिए कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी। अगर ज्यादा लगा तो डॉक्टर को कॉल कर दूंगा, अभी इसका आराम करना ज्यादा जरूरी है। मोनिका जी, हाँ बेटा, आप इन्हें अभी आराम करने दे, तब तक हम डिनर की तैयारी कर लेते हैं। अभी हम इनके लिए जूस या नींबू पानी भिजवा देंगे। अगर किसी और चीज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना। अंजलि जी, हाँ बेटा। अव्यांश नियति को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में आ जाता है और नियति को बेड पे एक तरफ लेटा देता है और उसको कंबल ओढ़ा देता है। फिर वो खुद वॉशरूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद अव्यांश फ्रेश होकर लोवर और टी शर्ट पहनकर बाहर आता है और नियति की तरफ देखता है, जो किसी छोटे से बच्चे की तरह सो रही थी, जिसे देखकर अव्यांश के चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान आ जाती है।
जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। फिर अव्यांश भी नियति के पास जाकर लेट जाता है और एकटक नियति को ही देखे जा रहा था। तभी उसकी नज़र नियति के हाथों पर जाती है जहां चूड़ियों की वजह से काफी चोट आई थी। कहीं कहीं जगह पे तो कट भी लग गए थे जिस पर खून भी सूख गया था। जिसे देखते ही अव्यांश बेड के साइड से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर धीरे धीरे नियति के घाव पर ऑइंटमेंट लगाता है और पट्टी कर देता है। और वापस वो नियति को देखने लग जाता है। देखते ही देखते उसे भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। शाम के 8 बजे नियति और अव्यांश एक दूसरे से लिपट कर सोए हुए थे। नियति किसी खरगोश के बच्चे की तरह अव्यांश से लिपट कर सुकून से सो रही थी। वही अव्यांश का एक हाथ नियति की कमर पे और दूसरे हाथ को नियति अपना तकिया बनाकर सो रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज पर दोनों की आंख खुल जाती है। दोनों अपने आप को ऐसे देखकर जेम जाते हैं। अव्यांश खड़ा होकर दरवाजा खोलता है तो वहां क्रिया थी, जो अव्यांश के पीछे इधर उधर देखने की कोशिश करती है क्योंकि वो नियति को देखना चाहती थी। अव्यांश रूड टोन में बोला, काम था कोई? यहाँ क्यों? क्रिया थोड़ा डरते हुए बोली, वो भाई आपको और भाभी को सब नीचे बुला रहे हैं डिनर के लिए। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। और भाई क्या मैं भाभी से मिल सकती हूँ? जिसपे अव्यांश अपना सर हाँ में हिला देता है। 15 वेलकम होम भाभी। अव्यांश से परमिशन लेकर क्रिया अंदर आती है और भागकर बेड के पास खड़ी नियति के गले लग जाती है। क्रिया, वेलकम होम भाभी। वैसे मानना पड़ेगा भाई की चॉइस को, आप सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। नॉट बैड भाई। वैसे अच्छा है मेरी पार्टी में एक और सदस्य बढ़ गया, अब हम नंद भाभी मिलकर मस्तियां करेंगे। नियति इस पर हल्का सा मुस्कुरा देती है। क्रिया, वैसे मैं आपको खाने पे बुलाने आई थी, चलिए। क्रिया की बात सुनकर नियति कभी अपने कपड़ों की तरफ देखती तो कभी क्रिया और अव्यांश को, क्योंकि अभी तक नियति ने अपने सगाई वाले कपड़े ही पहने थे, क्योंकि नियति के पास उसके दूसरे कोई कपड़े नहीं थे। तभी अव्यांश के रूम का डोर नॉक होता है। डोर पर कुणाल हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग लेकर खड़ा था। कुणाल, गुड इवनिंग सर, आपने जो सामान मंगवाया था वो ये रहा। इतना बोलकर सामान अव्यांश के हाथ में देकर वहां से चला जाता है। अव्यांश सारा सामान नियति की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लो कुछ कपड़े हैं, जाकर बदल लो और फ्रेश हो जाओ, फिर हम डिनर के लिए नीचे चलेंगे। और क्रिया तुम जाओ, हम आते हैं। क्रिया अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है और नियति भी फ्रेश होने वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर में नियति एक डार्क पिंक कलर की सिफॉन की साड़ी पहनकर बाहर आती है और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने सर से हेयर क्लिप को निकालकर अपने बाल खुले ही छोड़ देती है। अव्यांश ने नियति के लिए ज्यादातर साड़ी यही मंगवाई थी क्योंकि उसे नियति को एक परफेक्ट इंडियन वाइफ की तरह देखना था, जो अभी नियति लग भी रही थी। साड़ी, मांग में अव्यांश के नाम का सिंदूर, गले में ए शब्द वाला मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल। अभी नियति ने सुहाग की सारी निशानियां पहनी हुई थी। वो अपने इस सिंपल लुक में भी बेहद सुंदर लग रही थी, जिससे अव्यांश की नजरें तो उससे हट ही नहीं रही थी। वो बस एकटक नियति को ही देखे जा रहा था। तभी नियति की चूड़ियों की आवाज सुन के अव्यांश होश में आता है और नियति को देखकर बोला, चले। उद्धरण चिन्ह। तभी नियति अपना सरहा में हिला देती है, जिसको देख अव्यांश और नियति साथ में नीचे की ओर चले जाते हैं। वही हॉल में सब डाइनिंग टेबल पे बैठकर उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। तभी सबके कानों में चूड़ियां और पायल की आवाज सुनाई देती है, जिससे सबकी नजर सीढ़ियों से उतर रहे नियति और अव्यांश पर चली जाती है, जो पायल की छन छन और अव्यांश के साथ नीचे आ रही थी, जिसे देखकर सबके चेहरों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी कोई दरवाजे से भागकर आते ही अव्यांश के गले लग जाता है, जो और कोई नहीं आयुष था। उसे अब तक अव्यांश की शादी के बारे में पता चल गया था। आयुष, कॉन्ग्रेट्स भाई, फाइनली आपने शादी कर ही ली। आई एम सो हैप्पी भाई, फाइनली आपने मुझे मेरी भाभी दे ही दी। अव्यांश बस हम में जवाब देकर आयुष के माथे को सहेला देता है। आयुष उससे अलग होकर नियति को गले लग जाता है। नियति ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो शॉक हो जाती है और चुपचाप खड़ी रहती है। आयुष, हेलो भाभी, मैं आयुष लूथरा और आपका देवर। नियति धीरे से, हेलो आयुष। आयुष, वैसे भाई की पसंद को दाद देनी पड़ेगी, सच में बहुत ही प्यारी हो आप। वेलकम होम। अब हम मिलकर मस्ती करेंगे और हाँ, अगर भाई आपको कभी परेशान करे तो मुझे बता देना, ठीक है? जिससे नियति के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। अव्यांश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, ओ रियली, तू क्या कर लेगा?
तभी पीछे से दादाजी की कड़क आवाज आती है, अब तुम दोनों का हो गया हो तो डिनर कर लो आके। सभी साथ में डिनर करने बैठ जाते हैं। अव्यांश नियति को अपने बगल वाली सीट पर बैठाता है। सब अपना अपना डिनर करके हॉल में बैठ जाते हैं। दादी जी, नियति बेटा, वैसे अब तुम इस घर की बहू हो और उस नाते यहाँ के कुछ नियम भी है। हमारे घर की नई बहू अपने पहले दिन कुछ मीठा बनाकर अपनी रसोई की रस्म पूरी करती है, तो आपको भी कल ये रस्म निभानी पड़ेगी। नियति, जी दादी जी, हम कर लेंगे। दादी जी, और हाँ, आप चाहे तो मीनाक्षी और मोनिका की मदद भी ले सकती है। वैसे हमारे कुक भी वहाँ ही होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर नियति अपना सर हिला देती है। सभी वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नियति और अव्यांश भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अव्यांश का कमरा। नियति चुपचाप जाकर सोफे पे लेट जाती है। ये सब अव्यांश देखता है और अपनी सर्द आवाज में नियति से बोला, तुम्हें किसने वहां सोने की परमिशन दी? बेड पर आ जाओ और चुपचाप सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। नियति धीरे से, जी नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप सो जाए, कोई बात नहीं। इतना बोल के नियति वापस लेट जाती है। ये सुनकर अव्यांश बिना कुछ बोले नियति की तरफ बढ़ जाता है और थोड़ा नीचे झुककर नियति को अपनी बाहों में उठा लेता है। नियति, ये क्या कर रहे हो आप? सिर छोड़िए ना मुझे प्लीज, नीचे उतारिए मुझे। अव्यांश, मैंने पहले ही कहा था चुपचाप आ जाती तो मुझे ऐसे नहीं लाना पड़ता। इतना बोलकर अव्यांश नियति को बेड पे लेटा देता है और खुद भी उसके पास सो जाता है। नियति चुपचाप लेटी थी, उसे तो अव्यांश के पास सोने से डर लग रहा था, जो अव्यांश कब से देख और समझ भी रहा था। तभी अव्यांश नियति के थोड़ा और पास जाकर उसके कान में बोला, डोंट वरी वाइफी, तुम आराम से सो जाओ, मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें जो इतना डर रही हो। इतना बोलकर नियति के फोरहेड पर किस करके उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। नियति तो अव्यांश के सड़न किस और बाहों में भरने से शौक हो जाती है, पर वो अव्यांश के डर से कुछ नहीं बोलती और वैसे ही चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह 6 बजे नियति की आंख अव्यांश से पहले खुलती है। वैसे अव्यांश हर रोज सुबह 4 या 5 बजे तक उठ जाता है, पर आज पहली बार टाइम का पंक्चुअल इंसान इतनी देर तक आराम से सो रहा था। नियति जब उठती है तो उसे अपनी कमर में भार महसूस होता है, क्योंकि अव्यांश ने अपने हाथ से नियति की कमर को टाइटली जकड़ा हुआ था, जिससे नियति उठ नहीं पाती। वो अव्यांश बिना जगाए वहां से उठने की कोशिश करती है, फिर बहुत मशक्कत के बाद वो उसके हाथ से छूट जाती है। नियति छूटते ही वहां से खड़ी होकर वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली जाती है। तभी अव्यांश भी उठ जाता है। उसी वक्त नियति के फोन में नोटिफिकेशन आती है, जिसे सुनकर अव्यांश नियति का फोन देखता है, जहां वी विल मिस योर न्यू लिखा था और मैसेज लक्की ने भेजा था। मैसेज पर लक्की का नाम देखते ही अव्यांश की पकड़ फोन पर कस जाती है। अब तक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी डार्क हो चुके थे। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और वहां से नियति अपनी साड़ी संभालती हुई आती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अभी नियति ने रेड कलर की काफी भारी साड़ी पहनी थी और ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना था। उसके बाल अभी गीले थे, जिसकी वजह से उसकी गर्दन और पीठ पर चिपक गए थे। नियति अपनी साड़ी ठीक करके अपनी मांग में अव्यांश के नाम का सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र और हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहनती है और अपने बालों को एक साइड करके अपने ब्लाउज की डोर बांधने की कोशिश करती है, पर हो नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ अव्यांश कब से नियति ही को देखे जा रहा था, जैसे उसकी खूबसूरती में खो गया हो, क्योंकि नियति लग ही इतनी सुंदर रही थी, बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन। पर जैसे ही अव्यांश नियति को ब्लाउज की डोर बांधने में स्ट्रगल करते हुए देखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके ब्लाउज की डोर बांधने लग जाता है। वहीं नियति अचानक से किसी को महसूस कर दूसरी तरफ घूम जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि अव्यांश अभी सो रहा है, इसलिए वो अचानक से उसे देख डर जाती है। नियति के ऐसे रिएक्शन को देखकर अव्यांश गुस्सा हो जाता है और अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। तभी उसे लक्की का मैसेज याद आता है, जो याद आते ही वो गुस्से में धीरे धीरे नियति की तरफ बढ़ने लगा। नियति भी उसके डर से पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। अब आगे क्या होगा नियति का, या फिर क्या होगा इस शादी का अंजाम, जानने के लिए पढ़ते रहिए बेपनाह प्यार भाग 4। थैंक्स।